पिछले जन्म में मैंने एक बूढ़ी महिला की बातों में आकर बहुत पैसे खर्च करके एक ब्राजीलियन कछुआ खरीदा था, जिसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे पैसे उड़ाने वाला बेवकूफ कहकर बहुत डांटा था। लेकिन हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही मेरा कछुआ बदलने लगा और लगातार गोल्ड कॉइन्स उगलने लगा, जिससे हमारा पूरा परिवार मुश्किल समय से बच गया। जब कछुआ पूरी तरह इवॉल्व हुआ तो वह सिर्फ प्योर वाटर ही नहीं दे सकता था, बल्कि आसपास के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर देता था, जिससे बाहर चाहे जितनी हीट हो घर हमेशा कूल रहता था। मुझे लगा था कि हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स खत्म होने के बाद सब सेफ है, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे पीछे से कछुए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और मुझे घर से निकाल दिया और अंत में मैं हीट से मर गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं उसी दिन पर रिबॉर्न हो चुका था जब मैं कछुआ खरीदने वाला था। भाई मैं देख सका हूँ तुम बहुत बड़े लकी पर्सन हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में एक बड़ा क्राइसिस है। अगर तुम बच गए तो बहुत बड़ा फॉर्च्यून मिलेगा। मेरे पास एक मेथड है जिससे तुम यह क्राइसिस पार कर सकते हो। ये कछुआ असल में 888 का है, लेकिन अभी सिर्फ 188 में मिल जाएगा। फेमिलियर वॉइस सुनकर मुझे समझ आ गया कि मेरा रीबर्थ हो चुका है। उसी लकी कछुए को खरीदने से पहले वाले दिन में पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस के कारण मैंने तुरंत पैसे निकालकर उसे खरीद लिया और घर आ गया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरी वाइफ और इन लॉज ने फिर मुझे बुरी तरह स्कोल्ड किया। मैंने जो बर्ड नेस्ट मंगवाया था वो कहाँ है? आज मुझे बर्ड नेस्ट और गोजी बेरी सूप पीना है। तुमने मेरी मदर की बात नहीं मानी। कितने डिसरिस्पेक्टफुल हो। बर्ड नेस्ट कहाँ है? इस बार मैंने स्मार्टनेस दिखाई और वाइफ और मदर इन लॉ को कुछ नहीं बताया, बल्कि अपनी दूसरी पॉकेट से एक ड्राई पेपर बॉल निकालकर मदर इन लॉ को दे दिया। वैसे भी उसे रियल और फेक का फर्क नहीं पता था। वह पेपर देखने में भी मार्केट के बर्ड नेस्ट जैसा ही लग रहा था। ये ही बर्ड नेस्ट है। सच बताओ, तुम मुझे फुल बना रहे हो क्या? बर्ड नेस्ट ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर मदर इन लॉ ने गुस्से में मेरे आर्म को जोर से पकड़कर ट्विस्ट कर दिया। मैं मासूम बनकर बोला, नहीं नहीं, यही है, ये बहुत स्पेशल वाला है। शॉपकीपर ने खुद कहा था कि ये रेयर स्टॉक है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके आपके लिए डिस्काउंट में लिया है। ठीक है, समझदार बन गए हो। मुझे हंगर लगी है, जल्दी खाना बनाओ। फिर मैं किचन में खाना बनाने चला गया। उससे पहले मैंने सावधानी से कछुए को निकालकर एक फिश टैंक में रख दिया। पिछले लाइफ में इसी कछुए की वजह से मेरी वाइफ और मदर इन लॉ ने हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स सर्वाइव किया था। फिर मैंने कछुए को हाइड कर दिया और खाना बनाने चला गया। 2 दिन बाद मेरा कछुआ गोल्ड कॉइन्स उगलने लगा। चमचमाते गोल्ड को देखकर मैं बहुत खुश हो गया। अब मेरी गुड लाइफ शुरू होने वाली थी। इस बार मैंने बिना देर किए रियल एस्टेट एजेंट को कॉल किया और सिटी से दूर एक विला खरीदने को कहा, जितना रिमोट हो सके उतना अच्छा। फिर मैंने सारे गोल्ड को कैश में बदल दिया। कुल 3 लाख बन गए। जैसे ही हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आएगा, इंसानों के लिए भी म्यूटेटेड एनिमल्स से लड़ना मुश्किल होगा। मुझे सिर्फ एनिमल्स ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, कछुए के गोल्ड उगलने की क्वांटिटी भी बढ़ती गई। इसलिए मैंने तुरंत सर्वाइवल सप्लाईज खरीद ली और एक वाटर पावर जनरेटर भी डिजाइन करवाया, लेकिन उसे बनने में 1 मंथ लगेगा। अपने सामान को सेफ रखने के लिए मैंने बहुत सारे स्ट्रे कैट्स और डॉग्स को अडॉप्ट किया और रोज उन्हें खिलाकर उनसे बॉन्ड बनाने लगा। उसी दिन मैं एक नए आए हुए टैबी कैट को शांत कर रहा था। मुझे साफ दिख रहा था कि वह जल्द ही म्यूटेट होने वाला है और जल्दी ही उसकी इंटेलिजेंस अवेकन हो जाएगी। मैंने एक प्लेट में फ्रेश मीट रखा और तभी सामने वाले घर का ओल्ड मैन आ गया। वह मुझसे हमेशा फाइट करता था। पिछले लाइफ में भी वही मेरी वाइफ के कान भरकर मुझे घर से निकलवाने का रीजन बना था और मुझे हीट से मरने दिया था। इस बार उसने मुझे इतने अच्छे मीट से कैट को खिलाते देखा तो वह एंग्री हो गया। इतना अच्छा मीट एनिमल्स को दे रहे हो, पागल हो क्या? तू पागल है? ओह, अब रिप्लाई भी देने लगा। इसीलिए तेरी मदर इन लॉ तुझे फुल कहती है। इतना कहकर वह चला गया और मेरा फेस वाइट पड़ गया। वह फिर से कंप्लेंट करने गया था। वह मेरी वाइफ का फर्स्ट लव था और बाद में मदर इन लॉ ने उससे रिजेक्ट कर दिया था, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। मेरी वाइफ और इन लॉज तुरंत आ गए और मुझे क्वेश्चन करने लगे। मेरी वाइफ ने कैट का बाउल पलट दिया और बोली, इंसान को ठीक से फूड नहीं मिल रहा और तुम कैट को खिला रहे हो। निकम्मे आदमी, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मारूं? उसकी मुठियां बारिश की तरह मेरे ऊपर बरसने लगी। वहीं जी बोधा आग में घी डालते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे घर का दामाद होता तो इतनी अच्छी मीट जानवरों को कभी ना खिलाता। मैं तो इससे अपने सास ससुर की सेवा में लगा था। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई। वो जी बोधा को जितना देखती उतना खुश होती और मुझे देकर उतना ही चिढ़ जाती। फिर बोली, काश मेरी बेटी की शादी उसी से हुई होती। तुम्हारा क्या फायदा? मेरी आंखों में नफरत भरती जा रही थी। ये लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेंगे। मैं इन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। उस मारपीट के बाद मैं और सावधान होकर कॉलोनी में स्ट्रे कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने लगा। आखिर मेरी लगातार मेहनत के बाद कई जानवर मेरे करीब हो गए। इसी बीच तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआत में तापमान सिर्फ 30 डिग्री था, लेकिन तभी से पूरा परिवार परेशान हो गया। कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। फिर लगातार 1 हफ्ते तक गर्मी बढ़ती रही और कम होने का नाम नहीं लिया। तब लोगों को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस करके बताया कि धरती अब हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स में प्रवेश कर चुकी है। रिसर्चर्स ने पाया कि कई जीव म्यूटेट होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा, अगर इंसान इस एपोकलिप्स से बच गया तो सिविलाइजेशन एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। न्यूज में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामान जमा करने को कहा गया, जिसके कारण खाने की भारी कमी हो गई। अब 1 किलो अनाज 1 किलो सोने जितना कीमती हो गया था। ऊपर से घर में मैं भी था जिसे वो मुफ्तखोर समझते थे। इसलिए सास ससुर मुझे और नापसंद करने लगे। चाहे मेरी गलती ना हो, सिर्फ खाना बनाते समय भी मुझे डांट पड़ती। तभी पत्नी का पहला प्यार जी बोधा हमारे घर आया। उसके घर में खाना खत्म हो चुका था और वो बेचारगी से मेरी पत्नी को देख रहा था। पत्नी ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया और बोली, चिंता मत करो, हमारे घर में अभी काफी खाना है। घर में एक और इंसान बढ़ते ही सास ससुर नाराज हो गए, लेकिन पत्नी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए इशारों में मुझे बोलने को कहा। मैं डरते हुए पत्नी के पास गया और बोला, रुयान, हमारे पास इतना खाना नहीं कि एपोकलिप्स निकल जाए। एक आदमी बढ़ेगा तो एक पेट और बढ़ेगा। चाहे तुम अपनी ना सोचो, लेकिन सास ससुर के बारे में तो सोचो। मेरी बात खत्म होते ही पत्नी ने मुझे लात मार दी और बोली, तुम उसकी बराबरी कर सकते हो, तुम हो क्या आखिर? मैंने ठंडी हंसी छोड़ी, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। फिर जी बोधा के पीछे पीछे कमरे में गया ताकि उसकी सेवा कर सकूं, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। वो मेरे सामने ही खुद को इस घर का असली दामाद बताकर पत्नी से बोला, घर में खाना कम है, फिर भी इस निकम्मे को पाल रखा है, ऊपर से ये बहुत खाता भी है। मेरी मानो तो इसे घर से निकाल दो। उसकी बात सुनकर पत्नी और सास ससुर सच में सोचने लगे कि इस घर में मेरी जरूरत क्या है। जैसे मैं सिर्फ खाना बनाने वाला मामूली
मामूली आदमी हूँ। थोड़ी देर बाद सास की आंखों में बेरहमी चमकी और वो बोली, निकम्मे आदमी, ज्यादा खाता है, कम काम करता है, अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है। फिर मेरी पत्नी ने मुझे दरवाजे पर रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि मेरे पैर तोड़ने के लिए हाथ में मोटा डंडा भी उठा लिया। मैं वहीं डर कर खड़ा रह गया। ससुर ठंडी नजरों से बोले, तुमने लगभग मेरे होने वाले पोते को खतरे में डाल दिया था, तुम्हारी मौत ही कम है। इस निर्दयी परिवार को देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। लेकिन सच कहूं तो उनका मुझे घर से निकालना मेरे लिए फायदेमंद था। अंदर से मैं बहुत खुश था, लेकिन बाहर दुखी होने का नाटक करना पड़ा। मैंने जोर जोर से कहा, क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है? मैंने इतने साल तुम्हारी सेवा की और तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया। पूरी बिल्डिंग मेरी चीखें सुन रही थी, लेकिन अपोकलिप्स में ऐसी घटनाएं आम थीं, इसलिए कोई मेरी मदद को नहीं आया। फिर धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया और मैं तुरंत कॉलोनी छोड़कर निकल गया। गेट पर पहुंचते ही मैंने अपने कछुए को देखा, जो पहले ही म्यूटेट होकर इंसान जैसा बन चुका था। उसने मुझे ठंडे पानी का एक वाटर बॉल दिया। मैं उसे लेकर अपने फार्म हाउस विला पहुंच गया। अभी तापमान तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जानवर पूरी तरह म्यूटेट नहीं हुए थे, इसलिए मुझे सावधान रहना था। फिलहाल सबसे बड़ा खतरा वही लालची परिवार था। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए था कि मैं बाहर विला में ठंडी हवा और चिल्ड कोला का मजा ले रहा हूँ। जाने से पहले मैंने घर में कई हिडन कैमरास लगवा दिए थे और अब मैं उनकी हर हरकत देख रहा था। मेरे बिना उन्हें समझ आया कि मैं घर में कितना जरूरी था। अब कपड़े धोने और खाना बनाने का सारा काम सास को करना पड़ रहा था। वो लगातार शिकायत करती रहती। धीरे धीरे उसका जी बोदा से भी झगड़ा होने लगा, क्योंकि खाने की कमी थी और जी बोदा ऐसा आदमी नहीं था जो कम में गुजारा करे। आखिर एक दिन सास फट पड़ी और उसका बाल पकड़कर चिल्लाई, हर दिन सिर्फ खाता है, कुछ काम नहीं करता। निकम्मे आदमी। अपनी प्रेमिका को पिटे देख पत्नी ने उल्टा अपनी माँ को ही लात मार दी और बोली, बूढ़ी औरत, जरा संभल कर। अपनी बेटी और पति को किसी दूसरे आदमी के लिए बदलते देकर सास अंदर ही अंदर रोती रह गई और चुपचाप जाकर बर्तन धोने लगी। वहीं मैं विला में आराम से लेटा हुआ था, क्योंकि आज रात के बाद सारे जानवर म्यूटेट होने वाले थे। पत्नी और उसके परिवार ने पहले कॉलोनी में जानवरों पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए जल्दी ही म्यूटेटेड बीस्ट्स उनसे बदला लेने आने वाले थे। रात होते ही मैंने कोर्टयार्ड में देखा कि स्ट्रे कैट्स और डॉग्स म्यूटेट होने लगे। सब 3 मीटर लंबे ताकतवर बीस्टमैन बन गए। सबसे ज्यादा खुशी मुझे अपने पाले हुए ब्लैक बेयर्स और टाइगर्स को देखकर हुई। आखिर मैंने जू लाइसेंस लेने में करोड़ों खर्च किए थे। अब सारे बीस्टमैन मेरे आसपास खड़े थे और मैंने संतोष से सिर हिलाया। आज से अपोकलिप्स में मेरा राज शुरू होने वाला था। उससे पहले मैंने न्यूज खोली तो पूरी दुनिया बीस्ट म्यूटेशन की बात कर रही थी। जिन लोगों ने कैट्स और डॉग्स पाल रखे थे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अब उनके पास ताकतवर बीस्टमैन थे। इंसानी सोसाइटी टूट चुकी थी और लोग खुलकर लूटपाट करने लगे थे। सीन बदलते ही मैंने पत्नी के घर का हाल देखा। उनकी फैमिली हमेशा बेटियों को ज्यादा महत्व देती थी। सास लालची थी, ससुर मेल ईगो वाला आदमी था और जी बोदा बेहद जहरीला इंसान था, जिसने कई लोगों से दुश्मनी ले रखी थी। अब कॉलोनी के लोग अपने बीस्टमैन के साथ लूटपाट कर रहे थे और सबसे पहले निशाना मेरी पत्नी का घर बना। कई बीस्टमैन घर से सामान बाहर निकाल रहे थे। सास पागलों की तरह बाहर भागी और चिल्लाने लगी, तुम लोग डाकू हो क्या? कोई कानून नहीं बचा। लोग हंस पड़े और बोले, अपोकलिप्स में कानून की बात करती हो? जब तुम कॉलोनी में लोगों को परेशान करती थी तब कहाँ था कानून? फिर एक आदमी बोला, शुरुआत में तुमने अपने दामाद को घर से निकाला था, तब कानून याद नहीं आया। ये सुनकर सास चुप हो गई। ससुर जो हमेशा घर का राजा बनकर रहता था, वो गुस्से में लोहे की रॉड उठा लाया और बीस्टमैन पर मार दी। इससे बीस्टमैन पूरी तरह भड़क गया। ससुर भागना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। बीस्टमैन ने एक वार में उसे दीवार में दे मारा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। पूरा घर लूट लिया गया। ससुर अधमरी हालत में पड़ा था। सास डर से कांप रही थी और पत्नी अपने बेटे के साथ कोने में दुखी हुई थी। ये सब देखकर मैं हंस पड़ा। आखिर इन्हें भी अपने कर्मों का फल मिल रहा था। कुछ देर बाद ससुर होश में आया, लेकिन अब वो अपाहिज बन चुका था और बिस्तर से उठ नहीं सकता था। लेकिन उस परिवार के पास अब किसी की सेवा करने की ताकत नहीं थी। सिर्फ 3 दिन भूखे रहने के बाद पत्नी की मानसिक हालत खराब हो गई। सास पूरी तरह टूट चुकी थी और जी बोदा तो हर इंसान को चिकन लेग की तरह देखने लगा था। भूख से पागल हुए तीनों लोगों ने बिस्तर पर पड़े ससुर को देखा और उनके मन में एक खतरनाक विचार आया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ससुर डर के मारे कांपते हुए बोला, मत करो बेटी, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया है। तुम कम से कम इस बात का ख्याल करो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन भूख से पागल हो चुकी पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ऊपर से सास भी आग में घी डाल रही थी। तुमने पूरी जिंदगी उसे सपोर्ट किया, अब उसका ऐसा मरना भी सही ही है। पत्नी ने भी सास की बात का साथ देते हुए सिर हिलाया। अरे पापा, आप आराम से मर जाइए। और उसी समय मैं शहर के बाहर बने लग्जरी विला के असली लेदर वाले सोफा पर आराम से लेटा हुआ था। मेरे सिर के ऊपर सेंट्रल एसी से निकलती 20 डिग्री की ठंडी हवा चल रही थी। मेरे सामने लगी विशाल स्क्रीन पर हिडन कैमरा के जरिए लियू परिवार का एक दूसरे पर टूट पड़ने वाला पूरा सीन 360 डिग्री एंगल से बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के लाइव चल रहा था। मेरे हाथ में बर्फ से भरा एक गिलास था जिसमें फिजी ड्रिंक डली हुई थी और मैं बर्फ के ग्लास से टकराने की साफ टनटनाहट सुनते हुए अपने होंठों पर ठंडी मॉकिंग स्माइल ली बैठा था। पिछली जिंदगी में यही निर्दयी लोग मेरे रिसोर्सेज छीनने के लिए बिना किसी दया के मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर चुके थे। उन्होंने मुझे बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया था ताकि मैं बाहर 60 डिग्री की गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाऊं। अब वही जंगल का कानून वाला नरक आखिरकार उनकी जिंदगी में आ चुका था। लेकिन मैं जानता था कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। उनकी असली तबाही अभी बाकी थी। मैंने आराम से सीसीटीवी बंद किया और सोफे से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब मेरे सामने एक और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो चुका था। जैसे जैसे तापमान बढ़कर 65 डिग्री पार कर रहा था, पूरी दुनिया में म्यूटेंट एवोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। मैं विला की बड़ी ग्लास विंडो के सामने खड़ा होकर बाहर अपने कोर्टयार्ड को देख रहा था, जहां मेरे पाले हुए सारे स्ट्रे एनिमल्स अब पूरी तरह बीस्ट फॉर्म में बदल चुके थे। जो बिल्ली पहले हड्डियों का ढांचा लगती थी, अब उसका शरीर एक बड़े बाघ जितना विशाल हो चुका था। उसकी मसल्स फटने जैसी लग रही थी और उसके बाल मेटल की तरह चमक रहे थे। वहीं स्ट्रे डॉग्स अब 3 मीटर लंबे मॉन्स्टर डॉगमैन बन चुके थे, जो इंसानों की तरह सीधे
चल सकते थे और उनके पंजे इतने खतरनाक थे कि आधा मीटर मोटी कंक्रीट वॉल को भी एक झटके में तोड़ सकते थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वो काले भालू और बाघ थे जो चलते फिरते स्टील फोर्ट्रेस जैसे लग रहे थे। उनकी सांसों से निकलने वाला प्रेशर तक हवा को हिला देता था। इन खतरनाक बीस्ट बॉडीगार्ड्स के रहते एपोकलिप्स में कोई भी मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इसके साथ एक नई मुसीबत भी शुरू हो गई। इन एनिमल्स के बीस्ट इवॉल्व होने के बाद उनकी ताकत और मेटाबॉलिज्म कई गुना बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनका खाना भी बेहद ज्यादा हो गया था। मैंने अभी फीडिंग करते वक्त हिसाब लगाया था कि सिर्फ एक इवॉल्व्ड ब्लैक बेयर अकेले एक बार में आधा सुअर खा जाता है। मैंने जो 3 मिलियन खर्च करके माउंटेन्स जितना सामान जमा किया था वो अकेले मेरे लिए कई जन्म तक काफी था। लेकिन अगर इन सैकड़ों बीस्ट्स को भी खिलाना पड़े तो ये सामान 3 महीने भी नहीं टिकेगा। और एपोकलिप्स में बैठे बैठे रिसोर्सेज खत्म करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब एपोकलिप्स में फार्मिंग शुरू करनी होगी। वैसे भी अब मेरे पास वो डिवाइन टर्टल था। अब वो पहले जैसा हथेली जितना छोटा कछुआ नहीं रहा था। उसका शरीर अब एक भारी आर्मर्ड व्हीकल जितना विशाल हो चुका था और वो विला के बीच बने खास वाटर पूल में चुपचाप पड़ा रहता था। उसके शेल पर अजीब रहस्यमयी निशान बने हुए थे और उसके मुंह से लगातार साफ प्योर वाटर निकलता रहता था। वाटर रिसोर्सेज और कांस्टेंट टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट, ये दोनों चीजें हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स में इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती थी और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने तुरंत एक्शन लिया, फोन खोला, प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट हुआ और देश के बचे हुए सर्वाइवर्स के डार्क वेब फोरम पर एक भारी रिवॉर्ड वाला पोस्ट डाल दिया। मैंने पूरे देश से टैलेंटेड लोग बुलाए, खासकर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि इस एपोकलिप्स में जमीन पूरी तरह सूखकर पत्थर जैसी हो चुकी थी और सिर्फ इंसानों के बल पर खेती करना नामुमकिन था। मशीन्स की मदद से फार्मिंग करना ज्यादा आसान और तेज था। पोस्ट डालने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही कमेंट्स फट पड़े। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही बहुत सारे सर्वाइवर्स मुझसे कांटेक्ट करने लगे। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी, एक ग्रुप बंकर में फंसे हुए टॉप साइंटिस्ट्स ने मेरे पोस्ट का जवाब दिया। ये लोग एपोकलिप्स के दौरान देश द्वारा स्पेशली प्रोटेक्टेड रिसर्चर्स थे। ये सिर्फ हाई टेम्परेचर एपोकलिप्स के क्लाइमेट चेंजेस पर रिसर्च नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसी क्रॉप्स बनाने पर भी काम कर रहे थे जो एक्सट्रीम हीट में भी ग्रो कर सके। मैंने सीधे नेशनल शेल्टर के हेड से कांटेक्ट किया। जब मैंने उन्हें अपनी आइस वाटर से नहाने वाली वीडियो दिखाई और अनलिमिटेड पानी व पूरी सेफ्टी देने का प्रॉमिस किया तो उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। देश भर के रेस्क्यू बेसिस से टॉप साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स को मेरे पास भेजा गया। उनकी सेफ्टी के लिए मैंने अपनी सबसे ताकतवर म्यूटेटेड जायंट टाइगर्स को भेजा जो स्पेशली मॉडिफाइड आर्मर्ड रेफ्रिजरेटेड ट्रक खींचकर उन्हें लेने गए। जब वो साइंटिस्ट मेरे इलाके में पहुंचे और गेट के अंदर आए तो सबकी आंखें फटी रह गईं। बाहर की दुनिया 60 डिग्री से ज्यादा गर्मी वाला नर्क बन चुकी थी। रोड्स तक पिघल रही थी, लेकिन यहाँ ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ हरियाली थी और थर्मोमीटर सीधा 22 डिग्री पर रुका हुआ था। सबसे ज्यादा डर उन्हें तब लगा जब उन्होंने विला के अंदर और बाहर सैकड़ों विशाल बीस्टमैन को देखा जो बुलेट प्रूफ टैक्टिकल वेस्ट पहने ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े थे। लेकिन असली शॉक तब मिला जब उन्होंने पूल में मौजूद उस डिवाइन टर्टल को देखा। उसके मुंह से वाटरफॉल की तरह लगातार साफ प्योर वाटर निकल रहा था। ये देखकर कई बूढ़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं घुटनों पर बैठ गए। ये मिरेकल है, लाइफ साइंस का मिरेकल। चीफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर लिन लैंग ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, अब इस एंडलेस वाटर सोर्स और कांस्टेंट टेम्परेचर फील्ड की वजह से एपोकलिप्स में फार्मिंग पॉसिबल हो गई है। ह्यूमैनिटी बच सकती है। उसके बाद सब तुरंत काम में लग गए। एक्सपर्ट्स ने बीस्टमैन को हेवी लेबर की तरह इस्तेमाल करते हुए विला के आसपास की जमीन पर तेजी से खेती शुरू कर दी। हमने बहुत बड़े ग्रीन हाउस बनाए जो लेटेस्ट एरोस्पेस हीट इंसुलेशन मटेरियल से बने थे। ये बाहर की 60 डिग्री वाली डेडली हीट और अल्ट्रा वायलेट रेस को पूरी तरह रोक देते थे। ऊपर से टर्टल के वाटर कूलिंग सिस्टम की वजह से ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री पर रहता था, जो खेती के लिए परफेक्ट था। सीड्स वो स्पेशली जीन एडिटेड ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाए थे। प्योर वाटर और परफेक्ट क्लाइमेट की वजह से सिर्फ एक हफ्ते में पूरे ग्रीन हाउस में हरियाली फैल गई। इतनी बड़ी सफलता के बाद शेल्टर वालों ने इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पर यह खबर पूरी दुनिया में फैला दी। बहुत जल्द मैं ग्लोबल न्यूज हेडलाइन बन गया, एपोकलिप्स ओएसिस मिरेकल लैंड। मेरे विला के आसपास की पहले जली हुई बंजर जमीन अब पूरी तरह खेतों और राइस फील्ड्स में बदल चुकी थी। लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं था। मैं एक नया ऑर्डर बनाना चाहता था, इसलिए मैंने सर्वाइवर शेल्टर बनाया जहां एपोकलिप्स में स्ट्रगलिंग लोगों को रखा जाने लगा। रूल सिंपल था, उन्हें मेरे लिए काम करना होगा और बदले में मैं उन्हें प्रोटेक्शन, प्योर वाटर और भरपेट खाना दूंगा। ये न्यूज लगातार ब्रॉडकास्ट हो रही थी और आखिरकार मेरी वाइफ का परिवार भी इसे देख बैठा। उनका अपार्टमेंट पूरी तरह टूट चुका था, न बिजली थी न पानी। घर में सड़ांत फैली हुई थी क्योंकि वहां अब भी उनके खाए हुए फादर इन लॉ की सड़ी हुई बॉडी की स्मेल मौजूद थी। सबसे पहले सास ने टीवी पर मुझे देखा। वो भूख से जमीन पर पड़ी थी, लेकिन अचानक चीख पड़ी, अरे ये तो वही निकम्मा आदमी है। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये न्यूज में कैसे आ गया और इसके पीछे इतना सारा खाना। सोफा पर पड़ी लियू रुयान भी घिसटे हुए उठी। स्क्रीन देखते ही उसकी आंखों में जेलसी और गुस्सा भर गया। वो हरामी आदमी हमसे अलग होकर खुद लग्जरी लाइफ जी रहा है। उसने जरूर हमारे पैसे चुराकर ये सब बनाया होगा। उसे ढूंढो, मैं उसे घुटनों पर ला दूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी पास में बैठा जी बोदा, जो दीवार की सड़ी हुई लेयर खा रहा था, धीरे से बोला, रुको, अगर ये फेक हुआ तो, अगर ये एडिटेड वीडियो हुआ और लोगों को मजदूरी के लिए बुलाया जा रहा हो तो, बाहर की गर्मी में हमारी हालत ऐसी है, बाहर निकलना मतलब सीधा मरना। उसकी बात सुनकर लियू रुयन सोच में पड़ गई। फिलहाल इस मनवा के अभी तक इतने ही पार्ट्स बने हैं। जैसे ही इसके नए पार्ट्स रिलीज होंगे उनका पूरा एक्सप्लेनेशन सबसे पहले इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लो ताकि अगला पार्ट मिस न